हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि थोड़ा सा पारिवारिक समस्या हो गई थी। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पर। और ये उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है ये है पूरे दिसंबर का। तो दिसंबर में कोई बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं हुई है क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो गतिविधियां काफ़ी कम होती हैं। और क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है तो यहाँ बड़ी सीमित ही गतिविधियां होती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का। और आपका जो है इसमें हम कुछ आपको करंट अफेयर में साथ साथ में ऐसे प्रश्न भी बताते जाएंगे जो इन करंट अफेयर्स पर जो ये टॉपिक्स हैं इन पर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो बिना समय नष्ट किए, और जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। पहला जो टॉपिक है वो है नैनीताल छावनी परिषद। तो नैनीताल छावनी परिषद जो है लिख रखा है 1878 में ये स्थापित हुई थी। और ये चर्चा में क्यों है नैनीताल छावनी परिषद? क्योंकि ये देश का पहला पूर्ण CCTV कवर्ड कैंट बन गया है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड जिसको हम कहते हैं, और ये कवरेज जो की गई है वो त्रिनेत्र अभियान के तहत की गई है। इस त्रिनेत्र जो अभियान है इसका क्या उद्देश्य है कि देश के ज़्यादातर गांवों और शहरों को CCTV कवरेज के तहत लाया जाए, जिससे क्या हो जाए, अपराधियों पर नज़र रखी जाएगी और आपका उन्हें जल्द ही पकड़ना, यानी अपराध रुकेंगे और अपराध अगर हो गए तो जल्दी से उन अपराधियों को पकड़ा भी जा सकेगा। तो इस तरह से ये हमारा नैनीताल छावनी परिषद चर्चा में था क्योंकि आपका ये पहला देश का पूर्णतः CCTV कवर्ड कैंट बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉर्ड कर्जन ट्रैक, या जिसको हम कहते हैं कुंवारी पास ट्रैक। तो ये चमोली ज़िले में है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और आपका नीति माणा घाटी में है। ये पैदल ट्रैक है, इसे लॉर्ड कर्जन ट्रैक कहा गया क्योंकि आपका जो है 1899 से 1905 तक भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, वो आपका उत्तराखंड आए थे और उन्होंने अपने प्रवास के दौरान वो आपका इधर से गुजरे थे। और ये जो लॉर्ड कर्जन ट्रैक है ये 5 विकास खंडों से गुजरता है। अब ये चर्चा में क्यों है? जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस ट्रैक को, फिलहाल ये छोटी सड़क है एक तरह से आप कह सकते हैं, मोटर मार्ग में बदलने को स्वीकृति दे दी है। ये ट्रैक आपका ग्वालदम से तपोवन तक यानी प्रस्तावित है और 99.2 किलोमीटर यानी लगभग 100 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, जिसे अब मोटर मार्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे ग्वालदम से जोशीमठ की जो दूरी है वो 54 यानी 54.8 लगभग 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में ये दूरी 154 किलोमीटर है। इसका निर्माण जो शुरू होगा सड़क का वो 2025 में होगा और 2030 तक इसे पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। और नेचुरल है, इसका जिम्मेदारी जो दी गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में हम कहते हैं BRO। तो BRO जो है वो इसी तरह की जो किनारे पर यानी देश के सीमाओं पर जो रोड बननी होती है उनको निर्माण करने के लिए इसका गठन किया गया है। इसका गठन आपका 1960 में है, 7 मई 1960 में। तो ये आपका काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण कदम भी है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, 7 मई को। तो 7 मई 1960 को ये एक एडिशनल प्रश्न है, अगर आपका कहीं पूछ ले तो। बाकी उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सड़क पर आपका प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये सड़क चर्चा में हो गई। लॉर्ड कर्जन ट्रैक है जिसे आप कहते हैं कुंवारी पास ट्रैक, और ये जो BRO है ये इस सड़क को बनाएगा। और इस सड़क के बनने से नेचुरल सी बात है, ना केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगी। जो तीर्थयात्री इधर की तरफ आते हैं वो भी आपका इससे
सहूलियत पाएंगे। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा इस सड़क को। 7 मई 1960 को ये बना था और इसका मुख्यालय भी अगर पूछा जाएगा तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका मेरे गांव की बाट। मेरे गांव की बाट क्या है? ये एक जौनसारी भाषा की फिल्म है और इस फिल्म का प्रोमो आप जानते हैं, आजकल कोई भी फिल्म होती है तो उसके प्रोमो रिलीज़ किए जाते हैं। तो वो प्रोमो और पोस्टर रिलीज़ किया गया और इसमें आपका कौन अभिनय कर रहे हैं? अभिनव चौहान। तो ये अभिनय कर रहे हैं। इससे पहले इनकी जो फिल्म थी वो गढ़वाली फिल्म थी असगार, ठीक है ना। असगार के कारण ये चर्चा में रहे थे। अगला है 50वां खलंगा मेला। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ लगाया गया? ये है देहरादून में नाला पानी में। नाला पानी आपका खलंगा मेला जो है वर्ष 1814 में यहाँ पर क्या हुआ था? अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच संघर्ष हुआ था। इसी संघर्ष, यद्यपि ये संघर्ष से उत्तराखंड का कोई या भारत का लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष दो आपका विदेशी शक्तियों के बीच हुआ और वो जो संघर्ष हुआ ये संघर्ष आपका उत्तराखंड पर एक अधिकार के लिए हुआ। तो लेकिन ये था कि उत्तराखंड के लिए राहत की बात ये थी कि गोरखा अधिक क्रूर थे और ब्रिटिशर्स उतने क्रूर कम से कम उत्तराखंड में नहीं थे। तो इस वजह से आपका स्थानीय लोगों ने जो साथ दिया था वो आपका ब्रिटिशर्स का दिया था। तो ये खलंगा मेला इसी युद्ध की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन चूंकि इस समय गोरखा कम्युनिटी एक प्रभावी भूमिका में है देहरादून वगैरह में या पूरे भारत में भी कुछ गोरखा लैंड हैं, तो और भारत का संविधान सभी को साथ लेने में विश्वास रखता है, तो अतीत को विस्मृत करते हुए ये आपका जो है अब मेला यहाँ लगाया जाता है। यद्यपि ये मेला अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच का युद्ध है और दोनों ही उत्तराखंड पर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो ये उसी स्मृति में बनाया जा रहा है। और ये 50वां खलंगा मेला आपका खलंगा में हुआ, नाला पानी में, देहरादून में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो स्थल इम्पोर्टेंट है वो है आपका ताकुला। तो ताकुला विलेज कहाँ पे है? आपका नैनीताल जनपद में है। ये पिछले दिनों चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसे एस्ट्रो विलेज के रूप में बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि हर एक कॉटेज बनाई जाएंगी जिसमें कि आपका छत जो होगी वो चांदी उसकी शीशे की होगी। तो शीशे की छत होगी तो आप रात में तारों को देख सकते हो, चांद तारों का नज़ारा ले सकते हो। तो ये खगोल गांव, एस्ट्रो मतलब खगोल गांव के रूप में विकसित करने का इसको प्रस्ताव किया गया है और ये आपका इस वर्ष शायद शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये ताकुला गांव आपका कहाँ पर है ये प्रश्न आ सकता है, या उत्तराखंड में किस गांव को खगोल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है ये प्रश्न आ सकता है। तो ये आपका दोनों ही प्रश्न बन सकते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपका नैनीताल जनपद में ये ताकुला गांव है। ताकुला गांव को एस्ट्रो विलेज के रूप में या खगोल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सिटी फॉरेस्ट। तो यद्यपि ये उतना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है सिटी फॉरेस्ट का, क्योंकि ये सिटी फॉरेस्ट कहीं जगह बनाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो ये उत्तराखंड का जो वन विभाग है वो आपका इसको तैयार कर रहा है और यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। और ऐसा ही सिटी फॉरेस्ट आपका रामनगर में भी बनाया गया है। तो जगह जगह चूँकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र है या आपका हम कह सकते हैं वनीय क्षेत्र है, तो उन्हीं वनीय क्षेत्र के कुछ सीमा तक जनता को पेनिट्रेट कराया जाता है, कुछ सीमा तक जनता को जंगल में जाने की अनुमति दे दी जाती है। और यहाँ पर ये आपका लॉन, बम्बू हट, चिल्ड्रन पार्क, ओपन एयर जिम वगैरह होता है। इसी को कहा जा रहा है नगर वन। तो नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट। तो सिटी फॉरेस्ट ना केवल रामनगर में और हल्द्वानी में और भी कई जगह पर ये बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आ जाएगा वो आ जाएगा पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट आपका क्या है? तो ये आप जानते ही हैं उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में पंतनगर है। पंतनगर विश्वविद्यालय भी यहाँ अवस्थित होता है और पंतनगर में जो एयरपोर्ट है वो आपका जो है विकसित किया जा रहा है और ये मतलब विस्तारीकरण किया जा रहा है। पहले से ही यहाँ पर एयरपोर्ट है और पंतनगर विश्वविद्यालय भी है और यहाँ पर ये इसको विस्तारित किया जा रहा है।
जब ये विस्तारित हो जाएगा तो प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। ये कितनी भूमि पर हो रहा है? 524.70 यानी लगभग 525 एकड़ भूमि पर ये बन रहा है। और इस समय हमारे पास 2 एयरपोर्ट है यानी प्रदेश में, उत्तराखंड में। एक देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है और दूसरा पंतनगर एयरपोर्ट है। इसकी लंबाई, जो जॉली ग्रांट की आज की तारीख में लंबाई है, वो 1700 मीटर है रनवे की, जिस पर आपका जो विमान उड़ते हैं उस रनवे की या उड़ान भरने से पहले चलते हैं, उसकी लंबाई 1700 मीटर है। और पंतनगर एयर जो रनवे है उसकी लंबाई जो है वो 1372 है फिलहाल। अब आपका यहाँ पर 3000 मीटर का ट्रैक बनाया जाना प्रस्तावित है। तो लगभग आपका जो है वो जॉली ग्रांट से दुगना हो जाएगा और प्रदेश का सबसे बड़ा एयर रनवे आपका हो जाएगा। और ये जो एयरपोर्ट हो जाएगा पंतनगर एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। आगे है पद्मिनी कोल्हापुरी उत्तराखंड यात्रा पर। ये आपका गुजरे ज़माने की अभिनेत्री हैं और ये उत्तराखंड यात्रा पर थी। 22 दिसंबर को इन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट की थी। कई बार आपका इस तरह के प्रश्न भी आए थे, डेट पूछी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आरिफ मोहम्मद खान भी चर्चा में हैं। ये केरल के राज्यपाल थे और अभी फ़िलहाल आपका बनाए गए हैं ये बिहार के नए राज्यपाल। और ये जो है अभी हाल में पंतनगर या सितारगंज में आए थे और ये निजी यात्रा, क्योंकि इनके यहाँ भाई रहते हैं तो ये निजी यात्रा पर आए थे। तो आरिफ मोहम्मद खान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व दिव्यांग दिवस। तो ये आपको सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, विश्व दिव्यांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये आपका इसलिए मनाया जाता है ताकि हमें याद रहे कि दिव्यांगजनों के अधिकार क्या हैं और उनके लिए हम समान अवसर पैदा करें। तो ये आपका एक 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस है। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी समावेशी व टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना। अब ये थीम जो है ये पूरे विश्व की है, तो इसीलिए यहाँ पर ये विकलांग शब्द यूज़ किया गया है। भारत में आपका दिव्यांग शब्द यूज़ किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी बोलें तो दिव्यांग शब्द बोलें, कभी भी इस तरह का शब्द प्रयोग ना करें भारत में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 4723 द्वारा की गई थी। और उत्तराखंड में इस अवसर पर देहरादून में 89 दक्ष कर्मचारियों, खिलाड़ी व स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजनों और उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 25 जो थे वो दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, 32 दिव्यांग खिलाड़ी और 30 स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजन और 2 दिव्यांगजनों के सेवा योजक शामिल थे। कुल आपका 89 दक्ष कर्म इनको दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला एक चर्चित स्थल है सतपुली झील। सतपुली झील आपका कौन से जनपद में है? एक सिंपल क्वेश्चन। ये पौड़ी जनपद में है। ये झील आपका बनाई जा रही है किस पर? नयार नदी पर। तो ये नयार नदी पर ये झील बनाई जा रही है। यहाँ इस झील बन जाएगी तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू की जाएंगी। ये झील आपका 750 मीटर लंबी होगी। अगले है एक पुस्तक जिसको नाम है गुरुद्वारा ऑफ अफ्रीका। तो ये आपका BPS वालिया द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया था, यानी अफ्रीका के गुरुद्वारे। तो BPS वालिया द्वारा ये गुरुद्वारे का ये एक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं यू प्रिपेयर। तो आपका केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ये योजना है। ये योजना कितने साल की है? 5 साल की। और ये इसका क्रियान्वयन जो किया जाना है 2028 तक किया जाना है। और प्रोजेक्ट में 80% आपका जो योगदान है वो आपका केंद्र सरकार देगी और 20% योगदान वो आपका राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो है नाम से पता लग रहा है उत्तराखंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी जो हमारी आपदाएं आती हैं उस समय ईजी, हमारी आपदाओं के समय ईजी पहुंच हो उन स्थानों पर जहां पर आपदा आई है। और ये 2029 तक है।
2029 तक, 2024 से लेकर 5 साल 2029 तक चलेगा। तो ये इसके ज़रिए से यानी पुल बनाए जाएंगे और आपका जो है लिखा है 45 पुल बनाए जाएंगे ताकि आपका आपदा के समय उन क्षतिग्रस्त जगह पर, स्कूलों पर या अस्पतालों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये हमारा है उत्तराखंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है अगला सौर कॉथिंग। तो सौर कॉथिंग कहाँ, कॉथिंग माना मेला, तो सौर कॉथिंग कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून। ये आपका 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किया गया। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। अभी आप यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो उसमें जो भी ये गतिविधियां हुई थी, जैसे कि एक्सरसाइजेस, तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें डेट पूछ ली गई थी। तो सौर कॉथिंग आपका 16 और 17 दिसंबर को देहरादून में हुआ था। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के बारे में जनता को जानकारी देना था। नेक्स्ट है कांडा महोत्सव। कांडा महोत्सव आपका कहाँ आयोजित हुआ? सिंपल सी बात आ जाएगी, बागेश्वर जनपद में। और आपका ये 16 से लेकर 18 दिसंबर तक 3 दिन तक चला। नेक्स्ट चर्चा में बुग्याल। बुग्याल आप जानते ही हैं, क्या नाम कहते हैं, ऊंची भूमि पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल, कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। तो जैसे सोनबर्ग और आपका उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। तो बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, दोहन, चुगान, जलवायु परिवर्तन, अवांछित प्रजातियों की घुसपैठ, जड़ी बूटियों का अनियंत्रित दोहन से आपका बुग्यालों पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके लिए यूसैक आप जानते हैं, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से वन विभाग इन बुग्यालों पर एटलस बना रहा है। और इसके साथ ही 2 सितंबर को, ये आप ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर को बुग्याल दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल। तो ये आप जानते ही हैं, बड़ी धूम है। उस समय उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं, लेकिन ये 38वें हैं। 38वें से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि 37वें कहाँ हुए थे। 37वें गोवा में हुए थे और इसका शुभंकर था मूगा, जो एक बाइसन था, भैंसा था जंगली। और 38वें खेल आपका उत्तराखंड में हो रहे हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। अब 39वें कहाँ हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। 39 आपका फिलहाल तक मेघालय में प्रस्तावित है। इसके बाद 38वें खेल जो उत्तराखंड में हो रहे हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2024 तक ये हो रहे हैं। इसकी टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक। शुभंकर आपका मोनल पक्षी है जिसे मौली नाम दिया गया है। और आपका इसमें 2 खेल मलखंभ और योगा भी शामिल करने की बात कही गई है। और इसी को पॉपुलर बनाने के लिए मशाल यात्रा भी शुरू की गई है, जो 26 दिसंबर 2024 से हल्द्वानी से शुरू हुई और इसका 35 दिन का रूट है। और ये 10 जिलों में ये आपका जो है 13 जिलों में चलेगी, 99 स्थान तक गुजरेगी और 3823 किलोमीटर का सफ़र करेगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन कि 38वें खेल कहाँ हुए, ये तो हर एक को मालूम होगा, कौन सी डेट में हुए कहाँ। लेकिन मशाल यात्रा का डेट पूछ लें, मशाल यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हल्द्वानी से। मशाल यात्रा कितने दिन तक चली? 35 दिन तक। कुल कितने किलोमीटर का रूट था? 38-23 किलोमीटर का रूट था। कितने स्थानों से होकर गुजरी? 99 स्थान से। समापन कब होगा? 27 जनवरी को। और अगले दिन आपका राष्ट्रीय खेल शुरू हो जाएंगे। तो 26 दिसंबर में शुरू हुआ और 27 जनवरी तक ये चला। अब आप देखोगे तो इसमें नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा आपका अल्मोड़ा में जाएगी और अल्मोड़ा में जाने के बाद ये पौड़ी स्थानों को, पौड़ी ज़िले को कवर करेगी। अब थोड़ा सा इसमें अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं राष्ट्रीय खेल पर, तो ये एक आ सकता है कि राष्ट्रीय खेल, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तराखंड अपनी पदक तालिका भी, यानी पदक तालिका की जो रैंकिंग है, पदक तालिका में जो उत्तराखंड की रैंकिंग उसे सुधारे। तो नेचुरल सी बात है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। 2001 में हमारी जो है रैंकिंग थी 25वीं
और अगर आप देखोगे पिछले बार भी, क्योंकि पिछली बार वाली भी पूछी जा सकती है, रैंकिंग कौन सी थी, कुल पदक मिले थे 24, रैंकिंग थी 25वीं, तो रैंकिंग पर भी ध्यान देंगे। और उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप देखोगे 2002 में था, जब उत्तराखंड 13वें स्थान पर रहा था। इस बार भी आप देखेंगे कौन से स्थान पर रहता है, तो वो स्थान भी आप देखेंगे और नज़र बनाए रखेंगे इन सारी गतिविधियों पर। ये देखिए, ये आपका जो है राष्ट्रीय खेल का उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष में ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। और उत्तराखंड में आपका 38वें नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। मोनल आपका राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है और इसको नाम दिया गया मौली, और एक खिलाड़ी का लुक दिया गया। पहले ये थोड़ा सा फैटी बनाया गया था, लेकिन अब स्लिम ट्रिम कर दिया गया। और राष्ट्रीय खेलों की टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ये टैग लाइन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके लिए शुभंकर, टैग लाइन और जर्सी ये सब लॉन्च कर दी गई है। टैग लाइन आप जानते हैं और जर्सी भी आप देख रहे हैं। टैग लाइन भी आपने सुन ली, संकल्प से शिखर तक, तो ये आपका जो है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 34 खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। योग व मलखंभ को भी प्रतिस्पर्धाओं में शामिल किया गया है। तो ये आप फाइनली इसमें जब ये हो जाएंगे तो अब इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगला है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। तो ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और उन जिलों में चलाया जा रहा है जो आपका चीना और नेपाल की सीमा पर हैं। जैसे उत्तराखंड में 3 सीमावर्ती ज़िले हैं, एक पिथौरागढ़, एक आपका चमोली और एक उत्तरकाशी। तो ये 5 विकासखंड इसमें शामिल है 3 जिलों में। और मुनस्यारी, धाराचूला, कनाली चीना, जोशीमठ और भटवाड़ी, तो ये आप देख रहे हैं मुनस्यारी और ये पिथौरागढ़ ज़िले, चमोली ज़िले और उत्तरकाशी के ये विकासखंड है। और कुल कितने गांव इसमें आच्छादित हैं इस योजना में? 51 गांव। ये आप जो हैं पिथौरागढ़ के सर्वाधिक 27 ज़िले हैं, 14 ज़िले चमोली के और उत्तरकाशी के 10 ज़िले इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अब इससे होना क्या है, इस कार्यक्रम के तहत जो सीमावर्ती कार्य हैं उनमें विकास कार्य होंगे, जिससे कि वहाँ के लोग पलायन ना करें। और ये भी माना जाता है कि जो सीमावर्ती गांव होते हैं उनमें जो व्यक्ति रहते हैं वो एक तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते। नहीं, इसमें सेकंड लाइन है या फर्स्ट लाइन है, इसमें थोड़ा, एक मिनट, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये 2 चीज़ें होती हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जनता को क्या कहा जाता है, ये एक प्रश्न आता है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये थोड़ा इसे आप एक बार स्किप कर देंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहा जाता है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका वैसे तो मतलब टेरिटोरियल आर्मी को भी कहा जाता है, जनता को भी कहा जाता है। चलो इस चीज़ को आप छोड़ दें और आगे बढ़ें। तो यहाँ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 27 आपका पिथौरागढ़ में, 14 आपका चमोली में और 10 ज़िले इसमें शामिल हैं। फिर अगला पॉइंट है चतुर्थ उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव। तो चतुर्थ उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव जो है वो आपका कब मनाया गया? ये 14 से 15 दिसंबर 2024 को देहरादून में मनाया गया। इसके बाद एक्रो फेस्टिवल है, ये छुपे छुपे से हैं, ये नवंबर का है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन ये पैराग्लाइडिंग का फेस्टिवल है और टिहरी में आयोजित किया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि आपका टिहरी साहसिक खेलों के लिए दूसरे नंबर पे है यहाँ, और तुर्की पहले नंबर पे है। तुर्की में आपका जो है 1500 मीटर की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की जाती है और यहाँ पर टिहरी में 1400 मीटर की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की जाती। नेक्स्ट है एटर्नल गुरु चैटबोट। तो आपका एटर्नल गुरु, एक आपका एटर्नल मतलब शाश्वत गुरु जो हमेशा बना रहे, ये एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट है और ये गुरुवाणी पर आधारित है, ठीक है ना। और ये जो है गुरुवाणी को, यानी गुरु ग्रंथ साहब के जो वाणी है, उस जो लिखित हुई वाणी है
उसको आपका जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद रामसर साइट। तो रामसर साइट में तुमड़िया डैम और हरिपुरा जलाशय शामिल होंगे। ये दोनों डैम ही, तुमड़िया डैम और आपका हरिपुरा डैम, ये दोनों ही ऊधम सिंह नगर जनपद में है। अभी तक रामसर साइट में एक साइट है हमारी, वो देहरादून का आसन बैराज है, और अगर ये दो शामिल हो जाते हैं तो उत्तराखंड से 3 रामसर साइट हो जाएंगे। और रामसर साइट आप जानते हैं, रामसर नाम कहाँ से लिया गया है? ये ईरान का एक शहर है जहाँ पर 1971 में वेटलैंड पर एक सम्मेलन हुआ और उसका एक समझौता हुआ वेटलैंड के संरक्षण के लिए। वेटलैंड आपका कहते हैं जहाँ पानी स्थिर या बहता हुआ होता है, उसको वेटलैंड कहते हैं, यानी दलदल सी भूमि को। आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब जहाँ पर पानी मौजूद होता है। तो फिलहाल उत्तराखंड में एक ही वेटलैंड है, वो है आपका, जो एक ही वेटलैंड है जो रामसर साइट में शामिल है, वो है आपका देहरादून का आसन बैराज, आसन वेटलैंड। इसके बाद 2 ये और शामिल हो रहे हैं, तुमड़िया और हरिपुरा, और ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों वेटलैंड हैं ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन। तो उत्तराखंड में टीबी उन्मूलन का 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। टीबी आप जानते हैं एक बीमारी होती है जो आपका बैक्टीरिया से होती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कितने ज़िले चुने गए हैं? 8 ज़िले टीबी के उन्मूलन के लिए चुने गए। नेक्स्ट है जी नरेंद्र, या आप कह सकते हैं गुहनाथन नरेंद्र, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन्हें आपका 26 दिसंबर 2024 को शपथ दिलाई गई है। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा दिलाई गई। मुख्य न्यायाधीश के पद की दोनों तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल है कि हाल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है, वो किस हाई कोर्ट में थे? तो आंध्र प्रदेश में थे। लेकिन यहाँ डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 26 दिसंबर, आप ध्यान कर लेना, क्रिसमस से अगले दिन। और किन्होंने दिलाई है? इनको शपथ राज्यपाल महोदय ही दिलाते हैं, जो उच्च न्यायालय के ये नियुक्त होते हैं। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके और राज्य के राज्यपाल द्वारा के साथ परामर्श करके की जाती है। यानी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किन से लेते हैं? उस एक तो उस राज्य के राज्यपाल से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो एससी जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनसे राय लेते हैं। और उस पर्टिकुलर राज्य के, यानी जैसे उत्तराखंड में जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे राज्यपाल हैं, उनसे परामर्श करके ये, अब ये जो नियुक्ति का ये वाला प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 217 में, तो ये भी ध्यान करेंगे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला है 35वां सीनियर महिला, पुरुष व महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। ये बहुत छुपी ढकी चैंपियनशिप है और आपका ऐसे प्रश्न सरप्राइजिंग के तौर पर आ जाते। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? टिहरी में। लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक आपका मतलब जीते सेना ने 32 पदक, और आपका 270 नंबर लेकर यह पहले स्थान पर रहा। उत्तराखंड आपका चौथे स्थान पर हो गया 14 पदक लेके। नेक्स्ट है आपका डीप डाइविंग पुल। ये आपका कहाँ बन रहा है? ये पुल है जो आपका एसडीआरएफ मुख्यालय में बन रहा है, जोली ग्रांट में। और एसडीआरएफ मुख्यालय में बनाने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर आपदा से संबंधित जो भी आपका जो है ट्रेनिंग होगी वो की जा सकेगी डीप डाइविंग पुल में। आगे लिख रखा है गणतंत्र दिवस 2025 की कर्तव्य पथ। पहले इसका नाम आप जानते हैं राजपथ था, अब इनका राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और 2025 में उत्तराखंड की झांकी शामिल होगी और यहाँ पर इसमें जो दिखाया जाएगा वो ऐपण आर्ट दिखाई जाएगी, और पिछले भाग में जो साहसिक खेल हैं उनको आपका फोकस किया जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये झांकी है, ये आपका ऐपण, ये महिला पारंपरिक परिधान में है उत्तराखंड के, और ये आपका साइकिलिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, ये सारी, ये देखिए ये, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रदर्शित की जा रही है। यानी उत्तराखंड की जो 2025 की झांकी है वो आपका मेनली फोकस की जा रही है साहसिक खेलों पर, ताकि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में पंचायतें।
तो उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं, जिसमें से हरिद्वार में अलग समय पर चुनाव होते हैं और शेष जो आपका ज़िले हैं उनमें 12 ज़िलों में अलग समय पर चुनाव होते हैं। तो इनमें आपका इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है 1 दिसंबर को, लेकिन इन जिला पंचायतों में और क्षेत्र पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में सभी पे आपका प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। और ये प्रशासक कौन बने हैं? जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे उन्हें बना दिया गया, जो क्षेत्र पंचायत थे उन्हें क्षेत्र पंचायत में बना दिया गया, और जो आपका ग्राम पंचायत थे वो ग्राम प्रधानों को ही बना दिया गया। तो इस तरह से क्या नाम कहते हैं ये किया गया। पहले आपका अगर देखोगे ये पहले का प्रिंट है कि क्षेत्र पंचायतों में एडीओ को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये अब ख़त्म है। अब आपका क्षेत्र पंचायतों में भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक अध्यक्ष को ही बना दिया गया और जिला पंचायत में भी जिला को ही बना दिया गया। अब इनकी अवधि कितनी होती है क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत की? तो आप जानते ही हैं संविधान के अनुच्छेद 243 का से लेकर ण तक, क से अनुच्छेद 243 क से ण तक आपका जो है पंचायतों के बारे में उल्लेख है। आप जानते ही हैं पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा दिया गया हुआ है, और पहले जो है ये सिर्फ चर्चा में होती थी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में। तो उसमें कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अब आपका इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है 73वें संविधान संशोधन से, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब इसके बाद अनुच्छेद 243 का से लेकर ण तक पंचायतों का प्रावधान है, ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का और जिला पंचायतों का। तो उसके अनुच्छेद ण के 243 के अनुसार आपका ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। तो इस तरह से 2019 में चुनाव हुए थे और 2024 में ये समाप्त हो गया इनका सभी पंचायतों का कार्यकाल। और अलग अलग समय पे किसी का दिसंबर में किसी डेट में हुआ, किसी का दिसंबर में किसी डेट में हुआ। तो फिलहाल आपका इन सभी पंचायतों पर वही जो पहले से चुने हुए लोग थे वही आपका प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ जो उत्तराखंड के करंट अफेयर पर था। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD, देव दिशा YTC DD। इसके बाद हमारे अगले वीडियो में इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।